कि भारत एट 2047 2047 का भारत ये विकसित भारत होगा, निश्चित रूप से विकसित भारत होगा। पहले तो हमें हमारे मन में एक विश्वास रहना चाहिए, श्रद्धा रहना चाहिए कि हमारा भारत 2047 में ये विकसित भारत के रूप में उभर आएगा। इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं? हमने अभी हाल ही में देखा है कि कल के दैनिक जागरण में एक छोटी सी न्यूज़ थी। मार्क मोबियस ने कहा कि भारत ये निवेश के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो भारत निवेश के लिए अच्छी जगह यानी क्या है? हम लोग को सोचना चाहिए ना कि दुनिया का पूरा ध्यान हमारे तरफ हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बातें हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे संदर्भ मैं दूंगी। हाल ही में हमने G20 को अनुभव किया। अभी तक की G20 ये इकोनॉमी ड्रीवन होती थी या इकोनॉमी पे चर्चा चलती थी, और अभी की G20 जो हुई उसमें मानव कल्याण की बात चली, ह्यूमन वेलफेयर, वेलबींग की बात चली। तो ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट बहुत ही यानी इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या हुई G20 के बाद, तो एशियन गेम्स में हमने वी हैव गॉट मोर देन 100 मेडल्स, तो ये भी हमारी एक बहुत अच्छी पहल है। तीसरा मैं लेना चाहूँगी कि चंद्रयान को जब हमने अवकाश में छोड़ा, लॉन्च ऑफ चंद्रयान हुआ, लैंडिंग हुआ, तो पूरे विश्व की नज़र हमारे तरफ थी। चौथी बात मैं कहूँगी कि वैक्सीन, पूरे दुनिया को वैक्सीन हमने दिया, इंडिजिनस वैक्सीन है। तो बहुत बार हमारे युवाओं के मन में एक शंका रहती है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश, इतनी लोक संख्या या जनसंख्या, और फिर हम तो सपने ही देख रहे हैं। नहीं, ये सपने सच होने वाले हैं, क्योंकि इसकी जड़ें कहाँ है? ये सब समस्याओं का समाधान कहाँ पे है? तो शिक्षा पे है। क्योंकि कोई भी समस्या आगे जाती है और फिर हमारी यदि सोच ही नहीं बनी कि भाई ये परिवर्तन लाना है, वो परिवर्तन किस माध्यम से आएगा? वोकेशनल एजुकेशन की बात की, डिवोर्स की बात भी हुई, फिर एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, बहुत महत्वाकांक्षी हो रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हुई। सब विषय आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। देखिए कॉन्सेप्ट नोट में बड़ा अच्छा एक पैराग्राफ लिखा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट आवर गोल शुड नॉट बी लिमिटेड टू इकोनॉमिक अचीवमेंट अलोन, आवर विजन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, एनकम्पासिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलबींग। अभी मुझे एक उदाहरण आपके सामने रखती हूँ कि ये सबको देखते हुए मेरे दृष्टि से या मेरे विचार से मुझे लगता है कि शिक्षा का कार्यान्वयन, उसकी कार्यवाही हम अच्छी से करेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन की बात भी अभी जो ऑनलाइन जुड़े थे उन्होंने कहा, अभी हम शिक्षा नीति की ट्रैजेक्टरी को देखते हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और भारत एट नाउ, तो हम तीन दृश्यों की तरफ या तीन हमारा दो यानी हमारे प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस का पूरा हम लोग दृश्य सामने लाते हैं और आज का भारत देखते हैं, शिक्षा इन टुडेज एज। तो हमें महसूस होता है कि देखिए भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के साथ भारत में आई, उन्होंने भारत में काम शुरू किया और शारदा माँ का पूरा मार्गदर्शन लेकर उन्होंने काम किया भारत में। वो एक किताब में लिखती है, हिंट्स ऑन नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, उसमें लिखती है भारत एक असामान्य राष्ट्र है और ये राष्ट्र की पुनर्स्थापना, पुनर्मार्गदर्शन, पुनर्मार्गक्रमण इसको करना होगा। और उसके लिए उन्होंने तीन बातें बताई। एक बात कही उन्होंने, फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ हर राइटिंग इज विथ रेफरेंस टू दैट स्पेशल पॉइंट कि पीपल। दूसरा उन्होंने कहा सेकंड एस्पेक्ट इज रीजन यानी जियोग्राफी, मीन्स कल्चरल डाइवर्सिटी वगैरह वगैरह, भाषा, इंडिजिनस कल्चर, सब चीज़ें उसमें आ गई। और तीसरी बात उन्होंने कही कि थर्ड एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज ऑफ माइंडसेट। सभी समस्याओं की जड़ें कहाँ है? तो वो देखने को मिलती है कि हम योगा का भी भगवती प्रकाश जी ने उदाहरण दिया कि इंटरनेशनल लेवल पर उसको एक्सेप्ट करना और पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में, विश्व में 21 जून ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन होगा, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था। मुझे याद है रामदेव बाबा आते थे और
थोड़ा सा प्रयोग हम लोग करते थे और काफ़ी उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। पर जब 21 जून को जब यूएन ने डिक्लेयर किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई 21 जून यह अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन होगा और होने लगा, और लास्ट इसमें तो हमारे आदरणीय पंतप्रधान तो वॉशिंगटन डीसी में थे, तो ये हमको तो पहली बात हमारे एस्पिरेशंस जो है वो फुलफिल होने वाले हैं। हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। हमें शिक्षा नीति को यदि हम उसकी कार्यवाही लगन से करते हैं, अच्छे से करते हैं, समझ लेते हैं, पाठ्यक्रमों में उसका अंतर्भाव करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें दिखेगा कि आने वाला भारत 2047 का भारत ये विकसित भारत ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें एक पैराग्राफ है, अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर होगा। मैं ये अंडरलाइन करती हूँ ये लाइन कि भारत आत्मनिर्भर भारत होना, विकसित भारत होना, इसकी महत्वपूर्ण जड़, रूट कॉज यदि हम देखेंगे तो वो है शिक्षा। जो भी विषय हमें लाना है, जो भी हम चाहते हैं, अर्थात स्वदेशी शोध संस्थान के बैनर के नीचे हम लोग बैठे हैं, तो स्वदेशी जो शोध कर रही है उसको हम ज़रूर ध्यान में लेंगे। हमारे श्री अरविंद जी ने बहुत एक अच्छा वाक्य कहा था, एक किसी किताब में है उनके, उन्होंने देखी है अभी बहुत सारा यानी लोग इस पे क्रिटिक्स भी करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या होगा, ऐसा होगा। मेरा कहना ऐसा है कि थोड़ा सा भूतकाल में जाओ और थोड़ा स्मरण करिए, पुनर्स्मरण करिए। देखिए श्री अरविंदो ने लिखा था, भारतीयों को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भारत को अवश्य आगे बढ़ाना होगा और महान बनना होगा तथा जो कुछ भी हुआ, हर कठिनाई, हर उलटफेर से उनके अंत में मदद मिलेगी और आगे बढ़ना ही होगा। जल्द ही भोर हो जाएगी और सूरज क्षितिज पर उग आएगा। भारत के भाग्य का सूर्य उदय होगा और पूरे भारत को अपनी रोशनी से भर देगा। भारत को जगमगा देगा, एशिया को जगमगा देगा और दुनिया को जगमगा देगा। तब 21वीं सदी का शेष भाग भारत का ही हो सकता है। मित्रों, बहुत ज़्यादा इस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हमें हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी, हमारा देश क्या है, हमें वो सोच यदि हम लोग लाएंगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी समस्या का निराकरण हम कर सकेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ और फिर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। फाउंडेशनल स्टेज की किताबें बना रहे थे, कक्षा 1 और कक्षा 2 की किताबें बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। तो पहले तो ऐसा हो गया था कि लोगों की मानसिकता ही नहीं थी, ये क्या ला रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल कल्चरल डाइवर्सिटी और रीजनल डाइवर्सिटी और भाषा की डाइवर्सिटी। पर जब एक एक पाठ बनाया, बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखा, उसका विश्लेषण किया कि भाई पाठ में क्या होना चाहिए। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं बताती हूँ। मछली जल की रानी है, बाहर हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। वैल्यूज़ को रखना है, एकात्म भाव से, समावेशक भाव से हमको पाठ लिखना है। किसी ने सुझाव दिया, जल में डालो फिर से जल जाती है, जी जाती है। अब देखिए ये थॉट ग्रुप में से ही आया, कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट है, सकारात्मक थॉट है, और वही गीत को एक लाइन जोड़ने से, 4 शब्द जोड़ने से एक भाव आया। तो शिक्षा और पाठ्यक्रम में हम ये सब चीज़ें लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे शिक्षाविद और भारत की एक बड़ी योजना शिक्षा मंत्रालय कर रही है कि पाठ्यक्रम में ये माइंडसेट बदलने की, पूर्ववत हम भारतीय है, हमारी जड़ें कहाँ है, हमारा तत्वज्ञान क्या है, हमारा दर्शन शास्त्र क्या है, समाज विज्ञान की जब बात आती है तब हमने कभी भी एक्सक्लूजन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने तो शिकागो में अपने भाषण में कहा था कि हमारे यहाँ तो एक्सक्लूजन नाम का शब्द ही नहीं है, फिर भी हम लोग वी आर वेरी मच एक्सक्लूडेड। तो ये क्यों? तो ये पहले हमारी सोच बनना चाहिए। हमारी एक पृष्ठभूमि जो है भारत की, वो पृष्ठभूमि को हम मजबूत करेंगे शिक्षा के माध्यम से। उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, डाइवर्सिफाइड कोर्सेज, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, काफ़ी सारे हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए हमारे डेलीगेट्स बैठे हैं। तो हम लोग समझ जाएंगे
कि हमारी एक संस्कृति, हमारा एक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, हमारा एक समाज शास्त्र है जिसको कोई उस पर कोई हंगामा या उस पर आतंक नहीं मचा सकेगा। हमने कोविड का भी अनुभव किया, हमें तो ऐसा लगता था क्या होगा और क्या नहीं, पर वैक्सीन जब हमारा आया तो हमने अन्य देशों को भी वैक्सीन दिया। और ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो आ ही रही, पर हमारे लोग इतने, हमारे वैज्ञानिक है, हमारे टेक्नोक्रेट्स है, वो अभी शांति से बैठे नहीं है, वो कर रही है प्रयोग। पर हम लोग, मेरा बार बार ये कहना है, सभी से अनुरोध है कि हमारा सामाजिक विकास, इंक्लूजन, हम जो बात कर रहे हैं कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण करना है, मित्रों, मेरे सभी यंग साथी हैं, उनको मैं बताऊंगी कि ये हमारा इंट्रिंसिकली होना चाहिए कि हमारा इंक्लूसिव और इक्विटेबल समाज कैसा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोसिस्टम जो है वो पूर्ववत होगी और इसी इकोसिस्टम के आधार पर हम लोग हमारे मकसद तक पहुंचेंगे। मैं इतना कहकर स्वदेशी शोध संस्थान को बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरा तो ऐसा कोई औपचारिक यहाँ पे नहीं था जाने का, पर मुझे आदरणीय हमारे प्रोफेसर भगवती प्रकाश सर ने कहा कि आइए आप, और विशेष थैंक्स मैं प्रदीप जी चौहान उनको देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करके मुझे आमंत्रित किया। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आपने शांति से सुना, इसलिए आप सभी के आभार व्यक्त करके बहुत शुभकामना के साथ मैं यहाँ रुकती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में अगर हमें किसी से कंफर्मेशन मिली है तो वो मैम से मिली है। थैंक यू सो मच मैम फॉर enlightening with us with your wonderful words and experience. And if you have any question, if anybody is having any question, please ask. I am here to reply your question. Yes. Thank you, ma'am. I am Kishore Dere. You delivered this very thought-provoking lecture. So just one question, that how to create this sense of asmita or swatva, because without that the future is not very certain. I got your question. Thank you. किशोर सिरवन, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अस्मिता कैसे आएगी, मेरे को लगता है आपको ही मालूम है। चंद्रयान का लॉन्च देखकर हमारी अस्मिता जाग गई ना कि हमारे वैज्ञानिक ये कर सकते हैं। हमारा जेंडर रिलेटेड हमारे जो इश्यूज है वो भी ख़त्म हो गए। इतनी सारी हमारी विमेन साइंटिस्ट उस ग्रुप में थी और उनको जब हमने सुना तो वो भारतीय वेशभूषा में थी। हम लोग थोड़ा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत बकवासगिरी करते हैं कि वेश ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वहाँ तो महिलाओं ने ये सिद्ध किया कि हमारी बिंदी लगाई हुई, मंगलसूत्र पहनी हुई, पूरा बालों में फ्लावर्स डाली हुई महिलाएं शास्त्रज्ञ थी और उन्होंने कितना स्पिरिट के साथ काम किया। तो अस्मिता तो जाग गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वैक्सीन हमारे देश को बनाने के लिए जब बताया तो बनाया वैक्सीन, और यही तो है अस्मिता कि हमें लगे कि हम भारत में कुछ कर सकते हैं। हम जब परिवार में सब लोग एक इकट्ठे दिवाली मनाते हैं तो हमारी अस्मिता क्या है, हमारी पहचान। अस्मिता यानी क्या, पहचान, कि भाई हम मिलजुल के एक त्यौहार को सब लोग साथ आते हैं और साथ मनाते हैं। तो साथ मनाना भी तो हमारी अस्मिता है, क्योंकि हमारा भारत गौरवशाली भारत है कि कोई आके बता देगा कि ये ऐसा देश है, वैसा देश है, लुटेरों लोग। तो ये अस्मिता तो आपको ही मालूम है कि हम कब, कहाँ और कैसे जगा सकते हैं। अभी तो को देखा, विशेषतः मैं महिलाओं की बात करूंगी, हमारे महिलाओं का इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण और कोई नहीं है। इतनी बहुसंख्या में वैज्ञानिक महिलाएं इकट्ठी आई और चंद्रयान के इसमें उन्होंने मोर देन 100 महिलाएं हमारी वहाँ जुड़ी थी और उन्होंने जो काम करके बताया, मुझे लगता है अस्मिता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। थैंक यू किशोर जी।
Thank you so much, ma'am. With this, I would like to thank Professor Ram Singh sir, Dr. Shoryal Dubal ji, ma'am, Shashikala Banjari ji, and Rakesh Ranjan ji for the wonderful experience, for sharing us with the wonderful experience and thoughts. With this, I would like to request Professor Pradeep Chauhan ji, please कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं. Thank you. Thank you very much. And now this session on demography is over, but it is we clubbed it together. So we might be asking questions from you, madam. Now I am Pradeep Chauhan, professor in Center of Economic Studies for